बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर डैट इज़ नाउन एज असाइनमेंट मॉडल्स या समटाइम आप इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो भी कहते हैं, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स, चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को डिस्कस कर चुका हूँ। आपका ये जो चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की तरह ही है, उसी की तरह मिलता जुलता है। आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें देखा कि आपके पास एक तरफ डेस्टिनेशन होती हैं और दूसरी तरफ आपके पास सोर्सेज होते हैं। सपोज सोर्सेज S1, S2, S3, इसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन D1 है, डेस्टिनेशन D2 है, डेस्टिनेशन D3 है, डेस्टिनेशन D4 है, और इसके साथ आगे आपके पास यहाँ पर सप्लाई अवेलेबल होती है और यहाँ पर आपके पास डिमांड होती है। उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं जो आपकी कॉस्ट है ट्रांसशिपमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है, सोर्स 1 से डेस्टिनेशन D1 तक की कॉस्ट 5, 3, 2, 1, सपोज रैंडमली लिख रहा हूँ 6, 8, 9, 3, 2, 1, 0, 7, और यहाँ पर सप्लाई और डिमांड है। ये चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में आपका टारगेट ये होता था कि आपने ट्रांसशिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऐसे करनी है कि आपकी जो रिम रिक्वायरमेंट है, रिम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या था कि आपके पास रो 1 में जो टोटल सप्लाई मिसाल के तौर पर 20 यूनिट है, यहाँ पर 15 यूनिट है, यहाँ पर आपके पास 25 यूनिट है सपोज। तो यहाँ पर अब टोटल ये आपके पास बनता है 25 और 15 40 60, यहाँ पर सपोज 20 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो ये टोटल आपके पास 60 यूनिट्स की डिमांड और 60 यूनिट्स की सप्लाई अवेलेबल है। ठीक है, तो रिम रिक्वायरमेंट ये होती थी कि आपकी रो 1 में जो ट्रांसशिपमेंट है वो सप्लाई 20 यूनिट्स की है और डिमांड आपके पास 20 यूनिट्स की यहाँ पर पूरी होनी चाहिए D1 में। इसी तरह D2 में 20 यूनिट्स की डिमांड पूरी होनी चाहिए, D3 में आपके पास 10 यूनिट की डिमांड पूरी होनी चाहिए और D4 में आपको 10 यूनिट्स की डिमांड पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं रिम रिक्वायरमेंट। ठीक है, और टारगेट ये था कि आपके पास मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। इन दी सिमिलर वे यहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, यहाँ पर भी आपके पास जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है इसमें भी कुछ हमारा टारगेट इसी तरह का होगा। और टारगेट कुछ इस तरह का है कि मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक तरफ कुछ पर्सन्स हैं जो कोई जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन्स कह लें, मशीन्स कह लें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास पहला पर्सन है, उसका नाम है A, B, C और D। ये 4 पर्सन हैं और इनके लिए 4 जॉब्स हैं। हर पर्सन चारों किस्म की जॉब कर सकता है। मिसाल के तौर पर ये जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, जॉब 4 है। अब जाहिर सी बात है हर जॉब को परफॉर्म करने के लिए हर शख्स की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो उसका मतलब मेहनत है वो डिफरेंट होगी या उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जॉब 1 को करने के लिए कितने पैसे आपसे मांगता है। मिसाल के तौर पर कहता है जी मुझे यहाँ पर जॉब 1 को परफॉर्म करने के लिए 8 रुपये चाहिए, जॉब 2 को परफॉर्म करने के लिए 1 रुपये चाहिए, फिर यहाँ पर 3 रुपये चाहिए, यहाँ पर 2 रुपये चाहिए। फिर B जो कहता है वो कहता है जी कि मैं जॉब 1 को परफॉर्म कर देता हूँ 10 रुपये में। ठीक है, जॉब 2 को मैं परफॉर्म करता हूँ 8 रुपये में। ये कहता है मैं जॉब 3 को 1 रुपये में परफॉर्म करता हूँ और जॉब 4 को मैं 5 रुपये में परफॉर्म करता हूँ। पर्सन C कहता है कि मैं जॉब 1 को 15 रुपये में परफॉर्म करूँगा, जॉब 2 को 3 रुपये में परफॉर्म करूँगा, जॉब 3 को 8 रुपये में परफॉर्म करूँगा और जॉब 4 को मैं यहाँ पर 1 रुपये में परफॉर्म कर देता हूँ सपोज। इसी तरह D की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। D कहता है जी मैं जॉब 1 को 2 रुपये में 1 रुपये में परफॉर्म कर देता हूँ और जॉब 2 को मैं 5 रुपये में परफॉर्म कर देता हूँ, इसे मैं 3 रुपये में परफॉर्म कर देता हूँ, ये मैं 8 रुपये में परफॉर्म कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह इनकी डिमांड है आपके पास। ठीक है, तो 4 जॉब्स हैं, 4 ही आपके पास पर्सन्स हैं जो इन जॉब्स को परफॉर्म कर सकते हैं। टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि मैंने एक पर्सन को एक वक्त में सिर्फ एक ही जॉब देनी है। ठीक है, तो मैं किस तरह इन चारों पर्सन्स को किस तरह ये जॉब असाइन करूं कि मेरे पास जो कॉस्ट लगे, जो मैं इनको खर्चा दूं वो कम अज़ कम हो। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है।
मिसाल के तौर पर एक शख्स ये कहता है कि आप ऐसा करें कि पर्सन ए को आप जॉब 1 प्रोवाइड कर दें, पर्सन बी को जॉब 2 प्रोवाइड कर दें, पर्सन सी को जॉब 3 प्रोवाइड कर दें, पर्सन डी को आप जॉब 4 प्रोवाइड कर दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप मुझे बताएं कि आपको टोटल कॉस्ट अभी कितनी इस सूरत में पे करनी पड़ेगी। देखिए जी, अगर आप पर्सन ए को जॉब 1 परफॉर्म करने के लिए कहते हैं तो वो आपसे 8 रुपये लेगा। अगर पर्सन बी को जॉब 2 परफॉर्म करने के लिए कहते हैं तो तब भी 8 रुपये हैं। जो पर्सन सी को जॉब 3 परफॉर्म करने के लिए कहते हैं तब भी 8 रुपये हैं, और डी अगर चौथी जॉब परफॉर्म करता है तो तब भी 8 रुपये हैं। ऐसी सूरत में जो टोटल कॉस्ट आपको चाहिए वो टोटल आपके पास 32 रुपये बनते हैं, 32 रुपीज़। अब क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा? क्या ये मिनिमम कॉस्ट है इस मॉडल की, असाइनमेंट मॉडल की? नहीं। देखें, अगर मैं ऐसा करूं, आपने गौर किया कि मैंने यहाँ पर ये जो नंबर हैं, ये जो कॉस्ट है, ये डायगोनल एलिमेंट्स को लेके चला हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि डायगोनल से ही हमेशा हमने उठाने हैं, मैं जैसा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फ़र्ज़ करें कि जो आप पर्सन ए को चौथी जॉब परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, पर्सन बी को तीसरी जॉब परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, और पर्सन सी को दूसरी जॉब परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, और पर्सन डी को पहली जॉब परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। एक वक्त में हर पर्सन ए की जॉब परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पर्सन ए को कहें चारों की चारों जॉब आप खुद ही कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा बेहतर भी नहीं है। अच्छा देखो जी, जो अगर ये पर्सन ए को आप चौथी जॉब परफॉर्म करने के लिए कहते हैं तो टोटल रुपीस इसके लिए 2 रुपये चाहिए आपको पर यूनिट काम करवाने के लिए। बी जो है अगर वो तीसरी जॉब को परफॉर्म करता है तो इसके लिए सिर्फ आपको 1 रुपया चाहिए। पर्सन सी अगर दूसरी जॉब को परफॉर्म करता है तो उसके लिए आपको 3 रुपीज़ चाहिए, और पर्सन डी से अगर आप पहली जॉब परफॉर्म करते हैं तो 1 रुपया चाहिए आपको। इस सूरत में आपने जो टोटल कॉस्ट प्रोवाइड करनी होगी पर यूनिट के लिए वो बनेगी 2 और 1 3 6 7 रुपीज़ 7। आप देखें कि आपकी ये वाली कॉस्ट और इस कॉस्ट में कितना फ़र्क है, ठीक है। तो इस ये वाला जो सोल्यूशन है, दिस विल नॉट बी एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन आप जानते हैं ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं। चूँकि ये कॉस्ट फंक्शन है, यहाँ पर हमारा टारगेट ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हो या ये असाइनमेंट मॉडल हो, हमारा ताल्लुक होता है कॉस्ट के साथ, तो कॉस्ट हमने मिनिमम करनी होती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ दी बेटर सोल्यूशन देन दिस सोल्यूशन। क्या इस सोल्यूशन को मज़ीद परफॉर्म किया जा सकता है? जी, अभी भी किया जा सकता है। कैसे? गौर करें। मैं कहता हूँ कि आप पर्सन ए को जॉब 2 परफॉर्म करने के लिए कहें, आप पर्सन बी को जॉब 3 परफॉर्म करने के लिए कहें, आप पर्सन सी को जॉब 4 परफॉर्म करने के लिए कहें, और पर्सन डी को पहली जॉब परफॉर्म करने के लिए कहें, ठीक है। अब आप गौर करें कि अगर पर्सन 2 पहली जॉब परफॉर्म करता है तो उसके दूसरी जॉब परफॉर्म करता है तो उसके लिए सिर्फ आपको 1 रुपया चाहिए पर यूनिट के लिए। पर्सन बी को आपने तीसरी जॉब परफॉर्म करने के लिए कहा तो यहाँ पर भी 1 रुपया चाहिए। पर्सन सी ने आपके पास चौथी जॉब परफॉर्म की, यहाँ पर भी उसको 1 रुपया चाहिए होगा, और पर्सन डी ने फर्स्ट जॉब परफॉर्म की तो यहाँ पर भी 1 रुपया ही चाहिए उसको। इस सूरत में आपके पास जो टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड है वो आप देख लें कि ₹4 है। एंड दिस इज़ दी मच बेटर देन बेटर सोल्यूशन देन दीज 2 सोल्यूशन। एंड आल्सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस इज़ आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। आप इससे कम कॉस्ट इस मॉडल की मालूम नहीं कर सकते, ये मिनिमम कॉस्ट है। इस मॉडल को अगर आप सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, अभी जो मैं आपको मेथड बताऊंगा आप उससे सॉल्व करके देखिएगा, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन यही निकलेगा कि ए को सेकंड जॉब देनी चाहिए, बी को थर्ड जॉब देनी चाहिए, सी को फोर्थ जॉब देनी चाहिए, डी को फर्स्ट जॉब देनी चाहिए। इसके तहत आप चलेंगे तो आप सबसे कम कॉस्ट आपको मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है जी आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि आपके पास एक तरफ कुछ जॉब्स अवेलेबल हैं, दूसरी तरफ आपके पास कुछ पर्सन अवेलेबल हैं या कुछ मशीन्स हो सकती हैं जो इन जॉब्स को परफॉर्म कर रही हैं। आपने एक वक्त में ये चारों पर्सन हर किस्म की जॉब कर सकते हैं, लेकिन हर एक की डिमांड, उसको काम करने की जो रिक्वायरमेंट है, जो खर्चा है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। तो आपने ये देखना है
कि हम किस पर्सन से काम लें ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, ठीक है। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पर सीखनी है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन असाइनमेंट, जिस तरह आप ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करते वक्त मोडी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करने के लिए, डैट इज़ कॉल्ड दी हंगेरियन या हंगरियन, जो भी आप इसे पढ़ते हैं, मेथड। ये इस मेथड का नाम है। दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत मैं यहाँ पर डिफरेंस आपको बताता चलूँ कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में असाइनमेंट मॉडल में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा सबसे बड़ा फ़र्क तो यहाँ पर ये होगा कि आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, ये आप गौर करें कि ये इसमें जो मैट्रिक्स है वो लाजमी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मतलब डेस्टिनेशन कॉलम की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है और रोज़ की तादाद कम भी हो सकती है, रोज़ और कॉलम की तादाद डिफरेंट हो सकती है। डैट इज़ दिस मे बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बट असाइनमेंट मॉडल इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। दूसरा चलें वो फिर हम क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें से साथ साथ चीज़ों को आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसकी तरफ चलते हैं। ले बेटा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है यूज़ दी फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स। ये आपको कॉस्ट मैट्रिक्स देखिए दिया गया है, ऑर्डर आप इसका चेक कर लें, 5x5 का है, 5 रोज़ हैं, 5 कॉलम है। आपसे कहा गया है कि डिटरमाइन ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट। आपने ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करना है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इस तरफ आपके पास ये 5 मशीनें हैं और दूसरी तरफ 5 जॉब्स हैं। ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट का मतलब ये है कि किस मशीन को कौन सी जॉब दी जाए, द कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट, और फिर बाद में वो जो आपने असाइनमेंट दी है उसकी कॉस्ट भी बतानी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल बताया। सबसे पहला इसमें चंद एक स्टेप्स को आप मद्देनज़र रखते हुए, इस्तेमाल करते हुए आप ये क्वेश्चन करेंगे। पहले स्टेप में आपने ये करना है, आपने हर रो में जो सबसे लीस्ट एलिमेंट है उसको रिस्पेक्टिव रो में से, बाकी एलिमेंट्स में से माइनस कर देना है। क्या? फाइंड लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम all other elements of respective row। चलें जी, ये मैट्रिक्स हम दोबारा बनाएंगे 5x5 का। आप देखें कि आपकी जो पहली रो है, रो 1, उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? दिस इज 2। ये नंबर आपके पास है। इस 2 को आप पहली रो के हर नंबर में से माइनस करते हैं तो आपके पास जो नए नंबर बनेंगे वो क्या आएंगे? ये आएगा 10 - 2, दिस इज इक्वल टू 8। ये आएगा 3 - 2, दिस इज इक्वल टू 1। इस तरह आपने माइनस कर देना है। तो ये 2 माइनस किया तो इधर आ गया 8, आगे आपने माइनस किया, दिस विल बिकम 1, यहाँ पर माइनस किया, दिस विल बिकम 1, 2 में से 2 माइनस किया, दिस विल इक्वल टू 0, और 8 में से आपने 2 को माइनस किया तो बाकी कितना रह गया? 6 आपके पास आ गया, ठीक है। ये रो 1 कंप्लीट हो गई। ऊपर ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है वो आपकी जॉब्स हैं, जॉब के नाम हैं, ठीक है। अब आप देखो कि सेकंड रो में भी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वो भी आपके पास 2 है, ठीक है। इसको भी आप इस रो में से माइनस कर दें, ठीक है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो सेकंड रो में यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर माइनस किया 0, यहाँ पर माइनस किया 5। थर्ड रो में आ जाए, थर्ड रो में भी सबसे छोटा नंबर 2 है, इसको भी आप माइनस कर दें। 7 - 2 5, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 2 - 2 0, और 4 - 2 दिस इज 2। अब आप आ जाएं चौथी रो में। चौथी रो में भी सबसे छोटा नंबर 2 ही है, इसको भी माइनस कर दें। 3 - 2 1, 5 - 2 दिस इज 3, 8 - 2 दिस इज 6, 2 - 2 दिस इज 0, 4 - 2 दिस इज 2। क्लियर होगी बात ये? आखिरी रो में सबसे छोटा नंबर है 6। अब 6 को आप हर नंबर में से माइनस करें, दिस विल बिकम 9 - 6 दिस इज 3, 10 - 6 दिस इज 4, 9 - 6 दिस इज 3, 6 - 6 दिस इज 0,
एंड 10 माइनस आपके पास 6 करेंगे, दिस इज़ 4। ये जो आपके पास मैट्रिक्स बना है दिस इज कॉल्ड रो रिडक्शन मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रो रिडक्शन मैट्रिक्स। अब आपने स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में आपने यही वर्डिंग दोबारा लिखनी है, फाइंड द लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम एवरी कॉलम या ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलम। अब आपने हर कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट तलाश करना है और बाकी जो एलिमेंट्स हर कॉलम के उसमें से माइनस करना है। मैट्रिक्स कौन सा लेंगे? ये वाला नहीं, अब ये वाला मैट्रिक्स लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो देखो जी, आपके पास जो पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। 1 को आप हर नंबर में से माइनस कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर करेंगे तो 6, यहाँ पर करेंगे तो 4, यहाँ पर करेंगे तो 0, यहाँ पर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इस मरतबा कॉलम में सबसे छोटा नंबर है ये 1, तो 1 को आपने हर एलिमेंट में से माइनस करना है। सेकंड कॉलम में अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, अगेन इस 1 को भी आप हर जगह पर माइनस कर दें। पहले यहाँ पर ही माइनस करेंगे, दिस विल बिकम 1 - 1 0, 5 - 1 4, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 4 - 1 दिस इज इक्वल टू 3। क्लियर होगी बात? ये आगे चलें, यहाँ पर अब सबसे छोटा नंबर अगेन 1 है, 1 को आप हर जगह पर माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 1 - 1 0, 6 - 1 5, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 3 - 1 2। नेक्स्ट कॉलम में हर नंबर यहाँ पर है 0। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, 0 मतलब जिस कॉलम में 0 हो उसको छोड़ देना है, नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि 0 को माइनस करके उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये वाला कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा 0 0 0 0 0। क्लियर होगी बात कि नहीं? अब आप आगे चलें, इस कॉलम में सबसे स्मॉलर नंबर है 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन है 2 ही, तो इस 2 को आप हर जगह पर माइनस कर दें। 6 - 2 दिस इज इक्वल टू 4, 5 - 2 दिस इज इक्वल टू 3, 2 - 2 दिस इज इक्वल टू 0, 2 - 2 दिस इज इक्वल टू 0, 4 - 2 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप हो गए। अब ये जो 2 स्टेप हो गए हैं, इसके बाद आपने आगे ये क्या करना है, ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बन गया है। समझ लें, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है दिस इज द कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स और आल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड मैट्रिक्स, फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स। ठीक है, मॉडिफाइड मतलब जिसको आप मॉडिफाइड कर लिया हो, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स में और उस मैट्रिक्स में देखें काफ़ी फ़र्क हो गया, ये मॉडिफाइड हो गया है, चेंज हो गया दूसरे अल्फाज में। अच्छा, या इसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी कह सकते हैं, मॉडिफाइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप ये चेक करना है कि क्या हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं मिल गया हमें। ठीक है, उससे पहले अब आपने स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, ड्रा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ड्रा minimum number of vertical or horizontal lines that cover all zeros। अब करना ये है आपने, all zeros करना आपने ये है कि ये जो लास्ट मैट्रिक्स है ना, इसमें आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रा करनी है कि आपके पास रो में और कॉलम में जहाँ जहाँ पर जीरो आ रहे हैं सारे के सारे कवर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा इन जीरोज़ को, इन लाइनों को ड्रा करने के, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन का। एक तो पहला मेथड है, दोनों मेथड आसान हैं, मुश्किल नहीं है। पहला मेथड जो है वो मतलब समझ लें कि आप शार्प अच्छे स्टूडेंट हैं तो देख के आप पहचान लेंगे। आपने लाइनें इस तरह ड्रा करनी है, आपने ये देखना है कि आपके पास सबसे ज़्यादा ज़ीरो किस रो या किस कॉलम में है, तो सबसे पहले आपने वो वाली लाइन लगानी है। तो आप गौर करें कि आपके पास इस वक्त पहली रो में 3 ज़ीरो हैं, जबकि इस कॉलम में सारे ही ज़ीरो हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा दें। इस वर्टिकल लाइन लगाने से क्या हुआ कि इस कॉलम के जितने जीरो से सारे फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए, यानी ये कॉलम दूसरे अल्फाज में डिलीट हो गया। क्लियर?
अब आपने देखना है कि किस रो में या किस कॉलम में दोबारा फिर ज़ीरो ज़्यादा हैं। यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पर इस रो में चलें तो 2 ज़ीरो हैं अभी भी, और इस रो में आएँ तो फिर 1 ज़ीरो है। सही है। रो वाइज चलें तो 2 ज़ीरो इधर हैं, यहाँ पर भी 2 ज़ीरो हैं, और तीसरी रो में भी 1 ज़ीरो है। सही है। और अगर आप कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज आपको नज़र आएगा इस कॉलम में 2 ज़ीरो मौजूद हैं और इस रो में 2 ज़ीरो मौजूद हैं। यहाँ पर दोनों बराबर बराबर हैं। अब आप चाहें तो वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपने ज़ीरो कैंसिल करने हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे लगाता हूँ, इस एक लाइन से कितने ज़ीरो कैंसिल हो गए? 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना आपने, एक लाइन इधर लगाई, एक लाइन इधर लगाई, ये गलत हो जाएगा। एक लाइन से ज़्यादा ज़ीरो कैंसिल करने हैं आपने। ठीक है। तो इस लाइन लगाने से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। क्लियर होगी बात कि नहीं? अब इसी तरह ही ये दोनों ज़ीरो कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक और वर्टिकल लाइन लगा दें, ये वाले 2 ज़ीरो भी कैंसिल हो गए। अब 1 ज़ीरो बचा, वो ये है। इसको आप चाहे वर्टिकल लाइन से कैंसिल कर लें या हॉरिजॉन्टल लाइन से कैंसिल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जैसे मर्ज़ी कैंसिल कर लें। चले मैं इसको ऐसे कैंसिल कर लेता हूँ वर्टिकल लाइन से। अब आप देखें कि आपने कितनी लाइंस लगाई हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन, जिन लाइंस ने इन तमाम ज़ीरो को कैंसिल आउट कर दिया। 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 4 टोटल वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं डैट कवर ऑल दी ज़ीरोस। आप लिखेंगे हेयर total number of lines that covers all zeros are, उन लाइंस को हम कैपिटल एन से डिनोट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4। कितनी लाइंस हैं? 4 लाइन है जो कि तमाम जीरो को कैंसिल आउट कर रही हैं। क्या तरीकाकार है? आपने वो लाइंस लगानी है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कैंसिल हो जाएं। ठीक है। मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड आपको लेक्चर के एंड में बता देता हूँ अभी। ठीक है। मैं दोबारा यही मैट्रिक्स लिखूंगा और आपको बताता हूँ कि फिर आप उसको दोबारा, अगर ये लाइनें आपको लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बता देता हूँ आपको। अभी आप फिलहाल समझें, लाइनें लगी 4। ठीक है। और आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 5 है। अगर तो याद रखें यहाँ पर लाइन्स की तादाद, नंबर ऑफ लाइन्स डैट कवर्स ऑल जीरोज विच आई रिप्रेजेंटेड हेयर n, अगर ये आपके नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मैं स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूँ, अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो फिर आपका ये जो लास्ट मैट्रिक्स था डैट आई वाज कॉल दिस इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, तो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाएगा। और अगर ये आपके पास जैसे यहाँ पर ये कम है आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 5 है। तो अभी ये जो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये लाइनें लगाने के बाद आगे यहाँ पर चाहे आप लिख लें स्टेप नंबर 4 ऑप्टिमैलिटी टेस्ट या परफॉर्म, स्टेप नंबर 4 को हम कह लेते हैं परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। और ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है आपने? कि आपने देखना है कि आपने नंबर ऑफ लाइंस कितनी ड्रा की हैं। तो नंबर ऑफ लाइन आपने देखी कि 4 थी, जबकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 5 है। तो नंबर ऑफ लाइंस आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम है। ठीक है। तो आपका आप कहेंगे कि लास्ट मॉडिफाइड टेबल, ये वाला जो टेबल है, डज नॉट रिप्रेजेंट द ऑप्टिमल सोल्यूशन, या आप ऐसे लिख लें द लास्ट इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, सो वी मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इन लाइनों को बीच में आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले मिटा देता हूँ, परेशान नहीं होना। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसे ये लाइनें एक आसान मेथड से फिर ड्रा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना। अब हम आगे आप लिखेंगे सो वी मूव टुवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो परफॉर्म करना है वो स्टेप होगा, मेरे ख्याल से 4 स्टेप हो गए हैं। लाजमी नहीं कि इस स्टेप का नाम आपने लिखना ही है, बस आप भी वैसे लिख लें। अब आपने क्या करना है, पहली बात सुन लें, ये जो नंबर जहाँ पर मैंने लाइंस लगा दी हैं, जो रोज़ या कॉलम जो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, इनके अलावा बाकी ये जो नंबर बच रहे हैं, ये देखें यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है, दीज नंबर्स आर कॉल्ड अनकवर्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? अनकवर्ड एलिमेंट्स। तो मैं क्या करने लगा हूँ सुनिएगा,
सब्ट्रैक्ट लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट फ्रॉम all other uncovered elements and add this least uncovered element to the element at point of intersections of lines। क्या लिखा है मैंने? अब आपने ये करना है कि आपके पास यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल ये अनकवर्ड एलिमेंट बचे हैं, इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको बाकी इन तमाम एलिमेंट्स में से माइनस कर दो। पहले मैंने क्या किया था, रेस्पेक्टिव रो में से माइनस किया था। अब ऐसा नहीं है, ना रेस्पेक्टिव रो को देखना है ना रेस्पेक्टिव कॉलम को। अब आपने क्या करना है, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2, और 2 जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सबसे छोटा एलिमेंट 2 है। इसको इन 1 2 3 4 8 नंबरों में से आपने माइनस कर देना है हर जगह पर, और बाकी जो हैं वो अभी वैसे के वैसे लिखते हैं। ज़रा देखिएगा, बाकी के वैसे के वैसे ही लिखने हैं। देखें, 2 चीज़ें लिखनी हैं। एक तो इनको करना है यहाँ पर आपने माइनस, तो मैं यहाँ पर इसको माइनस करता हूँ। ये क्या आ जाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, यहाँ से माइनस किया, दिस विल बिकम 2। यहाँ पर 2 में से 2 माइनस किया 0, यहाँ पर माइनस किया 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर से 2 5 में से 2 माइनस किया, दिस विल बिकम 3, और यहाँ पर माइनस किया ये 1, यहाँ पर माइनस किया दिस विल बिकम 3, यहाँ पर माइनस किया दिस विल बिकम 0। क्लियर होगी बात? ये अंदर वाले तमाम एलिमेंट बदल गए। अब जो बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं उनका क्या करना है, अगली मैंने बात लिखी है, एंड ऐड दिस लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट टू दी एलिमेंट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन पॉइंट्स पर जाकर आपने ये जो लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट था, लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट वाज 2, दिस नंबर, ठीक है, इस नंबर को जहाँ जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर प्लस कर देना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर लाइनें कट कर रही हैं, एक तो यहाँ पर ये कट कर रही है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, यहाँ पर भी कट कर रही है, और एक यहाँ पर कट कर रही है। 3 जगह पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन तीनों जगह पर आपने इस लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 2 को ऐड करना है। सही है, 2 काम करने हैं, एक तो मैंने माइनस कर दिया और अब जाके हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जब तुम ऐड करोगे आप लोग, दिस विल बिकम 7 + 2 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। और बाकी ये जो नंबर हैं इनका कुछ नहीं करना, दे विल रिमेन सेम, ठीक है। तो 6 4 0 2 ये कुछ ऐसे ही रहेंगे। अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह ऐड करना है। जो बाकी बच गए हैं उनकी जगह कुछ नहीं करना। ये वाला 0 ये भी एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा, ये वाला 0 ये भी एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके साथ ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0 + 2 दिस विल बिकम 2, ठीक है। इसके नीचे ये वाला 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 0 एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पर? इन दी सिमिलर वे यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे। 4 + 2 6, 3 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, और दिस इज़ 2। ये आपका कहलाता है सेकंड मॉडिफाइड मैट्रिक्स या आल्सो कॉल्ड सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। दिस इज़ दी सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इस सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को आपने चेक करना है, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आपने करने हैं कैंसल आउट, ठीक है। कैंसल आउट करने के बाद आपने क्या देखना है कि नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर आए हैं कि नहीं। तो करें जी इसके ऊपर अप्लाई। आप देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 कहाँ पर हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 0 नज़र आ रहे हैं इस कॉलम में, 1 2 3 4, इसमें 4 0 हैं, और इसी तरह ही चौथी रो में भी 4 0 हैं, ठीक है। तो मुझे एक लाइन लगानी चाहिए वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, दोनों से कोई भी लगा सकता हूँ मैं ये लाइन लगाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, जो लाइन लगानी है ये नहीं कि इन तीनों 0 के ऊपर, इन 4 0 के ऊपर लगानी है, ऊपर 2 को लगानी। लाइन आपने वहाँ पर लगानी है उस कॉलम में या उस रो में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ रहे हैं, वो इस कॉलम में आ रहे हैं, पूरे कॉलम के ऊपर लाइन लगा देनी है। ये नहीं कि सिर्फ 0 के ऊपर लगानी है आपने। अच्छा, अब उसके बाद क्या है,
अब उसके बाद इस रो में है 3 ज़ीरो, यहाँ पर भी 2 ज़ीरो कॉलम बचते हैं। अब मेरा ख्याल है इधर ज़ीरो लगा लेना चाहिए, इधर ऐसे ऐसे लाइन लगा लेनी चाहिए। ठीक होगी बात ये आपके पास तीनों ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब देखें, अब ऊपर वाली रो में 2 ज़ीरो हैं, इस रो में भी 2 ज़ीरो हैं, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, 1 ज़ीरो ये बचा है, इसको जैसे मर्जी काट लें, हॉरिजॉन्टली काट लें, वर्टिकल काट लें, ठीक है, जैसे मर्जी काट लें, चलें ऐसे काट लेते हैं, सही है। अब आप देखें कि आपने नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी लगाई हैं, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल है, 5वीं वर्टिकल है। टोटल नंबर ऑफ़ लाइन्स 5 हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 5 है, एंड दीज 5 लाइन्स कवर्ड ऑल ज़ीरोज़, हैंस सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन शोज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आगे आपने क्या करना है, परफॉर्म ऑप्टिमलिटी टेस्ट लिखकर आप लिखेंगे एज नंबर ऑफ वो लाइन्स जो सारी लिख रही है, मैं वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, मैं लिख नहीं रहा। एज हेयर नाउ नंबर ऑफ मिनिमम लाइन्स दैट कवर्ड ऑल ज़ीरो आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हैंस सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल गया है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन में वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, असाइनमेंट कैसे देनी है, जैसे उसने कहा था ना शुरू में कि आप बताएं जी ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट जॉब क्या होगी, वो देखें ज़रा। ले बेटा, नेक्स्ट ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट मालूम करने के लिए आप इस टेबल को दोबारा फिर एक मरतबा बनाएंगे। आप लिखेंगे नेक्स्ट टू फाइंड ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट वी कैन मेक अ मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स बिलो कैन बी यूज टू फाइंड ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट। अच्छा, वो कैसे बनाना है, आपने इसी मैट्रिक्स को दोबारा बना लें यहाँ पर, मतलब यही नंबर दोबारा लिखें, 9 0 0 2 6 6 2 3 0 3 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 2। ठीक हो गया जी। मैं दोबारा देख लूँ, मतलब 9 0 0 2 6 6 2 3 0 3 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 2। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट मालूम करने के लिए आपने करना ये होता है, आप ये देखो कि किस रो में एग्जैक्टली 1 ज़ीरो मौजूद है। पहली रो में 2 ज़ीरो हैं, इसको स्किप कर देंगे, अगले चलेंगे। फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 1 ज़ीरो है, इस रो को देखेंगे और यहाँ पर इस ज़ीरो को जाकर आप सर्कल कर लें या इस तरह स्क्वायर बना लें आप। ठीक है, उस सर्कल के ऊपर स्क्वायर बना लें या सर्कल कर लें उस ज़ीरो के ऊपर, सॉरी। और क्या करेंगे, इस कॉलम में जितने भी ज़ीरो हैं उनको क्रॉस आउट कर देंगे, इसको क्रॉस आउट कर देंगे, इसको भी क्रॉस आउट कर देंगे, इसको भी क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक हो गया। आगे चलें। अब आपने आगे देखना है कि किस रो में एग्जैक्टली 1 ज़ीरो मौजूद है। ऊपर तो पहले 2 थे, यहाँ पर भी अब आपके पास 2 हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 हैं, ज़्यादा हैं। यहाँ ये चौथी रो में आपके पास अब सिर्फ 1 ज़ीरो मौजूद है, इसको आप स्क्वायर कर लें। अब जिस कॉलम में ये ज़ीरो है उसमें बाकी अगर ज़ीरो है तो उनको क्रॉस आउट कर दें। तो आप ऊपर देखें, यहाँ पर 1 ज़ीरो है, इसको क्रॉस आउट कर दें। ठीक होगी बात ये। अब आपने फिर देखना है कि किस रो में या किस रो में 1 ज़ीरो मौजूद है। अब आप देखो ऊपर वाली रो में 1 ज़ीरो रह गया है। ठीक है, पहले 2 थे, अब लेकिन एक क्रॉस हो गया, इसको आप स्क्वायर कर लोगे। इस कॉलम में जितने ज़ीरो हैं उनको क्रॉस आउट कर देंगे, इसको क्रॉस आउट कर दिया, इसको क्रॉस आउट कर दिया। अब आपने क्या करना है, दोबारा देखना है कि किस रो में 1 ज़ीरो है। इधर ये आपने स्क्वायर बना दिया है, ये भी हो गया, ये 3 रोज़ हो गई है ना। अब जो रो रह गई हैं सिर्फ उनको देखो। इस रो में 1 ज़ीरो है, इसको आप कर लेंगे सर्कल स्क्वायर, और इसके कॉलम में जितने भी ज़ीरो उनको क्रॉस आउट कर देंगे। ऊपर तो नहीं, ये 1 ज़ीरो पड़ा हुआ क्रॉस हो गए, तो वहाँ रोज़ हो गई। हाँ, अब ये एक सिर्फ रह गई है। ठीक है, अकेली, इसमें सिर्फ 1 ही ज़ीरो है, यही 1 ही बचती है, ऊपर कुछ भी नहीं है, बस ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। हैंस दी ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट्स आर
अब आप लिखोगे यहाँ पर, देखो एक तरफ मशीन के नाम ABCDE, ठीक है, इधर आ गई जॉब्स 1 2 3 4। सुने जी, यहाँ पर आपके पास थी मशीन के नाम थे ABCDE, ऊपर थी जॉब 1 2 3 4 5। जहाँ जहाँ पर जिस पोजीशन के ऊपर आपने ज़ीरो को स्क्वायर किया हुआ है उन पर जाएं। मशीन ए जॉब 2 की तरफ जाएगी, यानी मशीन ए जो है वो जॉब 2 को परफॉर्म करेगी, ठीक है, या जॉब 2 इज़ असाइंड टू मशीन ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास सॉरी ये इधर नहीं लिखना, ये मुझसे गलती है। मशीन ए को कौन सी जॉब दी है आपने? सेकंड जॉब। यहाँ पर लिखेंगे जॉब 2। आगे बी के सामने जाएं तो बी के सामने यहाँ पर है स्क्वायर बना हुआ, ऊपर जॉब कौन सी है? 4, तो बी के सामने 4 लिखोगे। सी के सामने क्या लिखोगे? 5, फिफ्थ जॉब सी के सामने आ जाएगी। डी के सामने फर्स्ट जॉब आ जाएगी, डी के सामने फर्स्ट जॉब आ जाएगी। और ई के सामने क्या आएगा? ई के सामने थर्ड जॉब आ जाएगी, थर्ड जॉब आ जाएगी, ठीक है। और अगली बात, आपने कॉस्ट कितनी कितनी बनती है, ऑप्टिमल कॉस्ट मालूम करनी है। तो ऑप्टिमल कॉस्ट के लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स को आप जाके देखें, ए को 2 में जाके देखें, ए को 2 में जाके देखें कितनी कॉस्ट है? 3 रुपये। तो यहाँ पर आप लिखोगे ₹3। फिर बी को किस में देखना है? जाके 4 में। बी को जाके 4 में देखें, वो है कॉस्ट 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी को किस में देखना है? 5 में। सी को जाके 5 में देखें तो कॉस्ट आपको नज़र आएगी यहाँ पर 4, ठीक है, ये 4 आ गया। डी को जाके 1 में देखें, डी को 1 में जाके देखेंगे कॉस्ट कितनी नज़र आएगी? 3। और ई को जाके 3 में देख लें, देखें तो कॉस्ट कितनी नज़र आती है? 9। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई यहाँ पर? 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21। तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई, ऑप्टिमल कॉस्ट आ गई ₹21। ठीक होगी बात? नहीं जी, आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब जो मैंने शुरू में एक बात आपको कही थी कि आपने ये जो लाइंस लगानी है, अगर आपको इसका नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो मैं फिर उसका एक आसान आपको तरीकाकार बताता हूँ। वैसे तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, उसको भी आप देख लें। देखें जी, ये लाइंस लगाने के लिए आसान तरीकाकार ये होता है, उसे मैं कहूँगा यहाँ पर रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग, ठीक है। मैं इसी मैट्रिक्स में मैंने लाइनें लगानी है, इसी को मैं दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा काम आपको करके दिखा देता हूँ मैं। 9 0 0 2 6 6 2 3 0 3 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 2। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें लाइंस नहीं लगाने आ रही, किस तरह हमने लाइन लगानी है ये। तो इसके लिए मैंने बताया कि आप रो स्कैनिंग या कॉलम स्कैनिंग का प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है? रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको एंड में आकर बताया। वो क्या बताया? आप हर रो में या हर कॉलम में जाकर देखें, पहले रो वाइज देखें। रो वाइज जिस रो में एक से ज़्यादा जीरो हैं उस रो को स्किप करते जाएँ। इसमें एक से ज़्यादा जीरो, इसको छोड़ दें। इस रो में एक जीरो, इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। इस रो में एक जीरो है, इसको इस्तेमाल करेंगे। और क्या करेंगे, इसके रो यहाँ पर एक जीरो है लेकिन क्रॉस आउट किसको करेंगे? कॉलम वाइज, ठीक है। फर्स्ट रो में 2 जीरो थे, इसको छोड़ देंगे। जहाँ पर जाकर एग्जैक्टली एक जीरो होगा उस रो को देखेंगे और उस रो के जितने भी जीरो हैं, उस रो के कॉलम में जितने भी जीरो हैं उसको क्रॉस आउट कर देंगे। ये मैंने क्रॉस आउट कर दिया और मैंने देखें पहले यही काम किया है। काम वही होगा, प्रोसीजर वही है। मैंने क्या वहाँ पर आपको बताया था कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जहाँ पर देखने हैं उनको क्रॉस आउट करना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। अच्छा, अब आगे चलें। अगली रो में आपके पास 2 जीरो हैं, इसको छोड़ देंगे। अगली रो में आपके पास यहाँ पर 1 2 3 जीरो हैं, इनको भी छोड़ देंगे। अच्छा, ये इस तरह कट गया है। इस चौथी रो में आपके पास 1 जीरो है, या ये यहाँ रहा जीरो। अब क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है
कि आपके पास वहाँ पर मैंने इस तरह की लाइन लगाई, लेकिन लाइनें एक जितनी लगेंगी, ज़रा देखते जाइएगा। अब ये रो वाइज मैंने जो है ना वो स्कैनिंग कर ली है। अब मैं कॉलम वाइज स्कैनिंग करूँगा, सही है। पहले कॉलम में आऊँगा तो 1 0 है, ठीक है। जहाँ पर जिस कॉलम में 2 0 होंगे उनको छोड़ते जाएंगे, सही है। पहले कॉलम में आऊँगा 1 0 है। अब ये 0 इस रो में है, इस पूरी रो को क्रॉस आउट कर दूँगा, मतलब ये देखें ये मैंने क्रॉस आउट कर दिया। अच्छा, अब अगले मैं कॉलम में आऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 0 हैं, इसको छोड़ दूँगा। ये कॉलम पहले डिलीट हो चुका है, इसको छोड़ दूँगा। ये कॉलम बचा है, इस कॉलम में मेरे पास क्या है, सॉरी, इस कॉलम में सिर्फ 1 0 है, ठीक है। तो इस कॉलम में 1 0 यहाँ पर है, इस रो को ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे। कॉलम वाइज देखेंगे तो कैंसिल किसको करना है, रो को, तो ये इसको आप कैंसिल आउट इस तरह कर दोगे। अच्छा, अब लास्टली आपके पास बचा सिर्फ 1 0, ठीक है। इसको भी आप क्रॉस कर लें, चाहे हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर लें या वर्टिकली क्रॉस कर लें। ये लें, कितनी लाइन लगाई हैं आपने, 1 2 3 4 5। वहाँ पर कितनी लाइन लगाई हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ लाइंस एक दोनों एक ही जितनी लगेंगी, ठीक है, इस प्रोसीजर से या उस प्रोसीजर से। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि लाइंस की पोजीशन चेंज हो सकती है। वहाँ पर मैंने 4 हॉरिजॉन्टल लगाई है, 1 वर्टिकल लगाई है, यहाँ पर आपके पास इस तरह लगती है, ठीक है। तो आप दोनों तरीक़ों से इन ज़ीरोज़ को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।